हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूजीसी एनटीए का जेआरएफ नेट का पेपर नंबर 2 हिंदी। इसकी यूनिट 1 इन डेप्थ हम स्टडी कर चुके हैं बुक से। हमने क्वेश्चंस को वन लाइनर क्वेश्चन में भी कन्वर्ट कर लिया था। इसके मॉक टेस्ट 2 भी हम कर चुके हैं। पहले मॉक टेस्ट में हमने फर्स्ट से लेके 15 तक क्वेश्चन किए थे। सेकेंड में हमने 16 से लेके 40 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन है हमारा, 8वीं अनुसूची में 92वें संशोधन द्वारा किस भाषा को सम्मिलित किया गया था। तो ये किस भाषा नहीं है, कई भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। 92वें संशोधन वाली मेरी वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको इन डिटेल बताया हुआ है। तो इसमें संथाली, डोगरी और मैथिली तीनों भाषाओं को शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, क्योंकि 92वें संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में संथाली, डोगरी और मैथिली को सम्मिलित किया गया था। तो इसका आंसर हो गया संथाली, डोगरी, मैथिली, मतलब ये सभी आंसर है क्वेश्चन आंसर नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि क्या है? चित्रात्मक है, संकेतात्मक है, वर्णात्मक है या फिर अक्षरात्मक है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि वाले वीडियो में मैंने इसमें आपको बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि जब भी हम मॉक टेस्ट करें ना, तो एक बार आप जो इससे रिलेटेड वीडियोज़ है ना वो देख लिया कीजिए और उसके क्वेश्चन लर्न कर लिया कीजिए, रिवाइज कर लिया कीजिए, जिससे कि आपको आंसर देखते ही पता चल जाए। तो देवनागरी लिपि कैसी है? वो थी अक्षरात्मक लिपि। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, शोर्स यानी अपभ्रंश अर्थात अवहट मध्य प्रदेश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है। ये किसने कहा है? ये कथन किसका है? तो शोरसेनी अपभ्रंश अर्थात अवहट मध्य प्रदेश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है, ये कहा है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं रहे तो शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है? देखो, यह है बंगाल और बंगाल में चटर्जी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की मेन कास्ट है ये चटर्जी। तो मेरी बातों को अदरवाइज़ मत लीजिएगा, सिर्फ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा बंगाल के साथ चटर्जी का वो कॉम्बिनेशन बनता है, तो आप उसे शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं। वैसे तो सीधे सीधे ही याद करते चलिए, लेकिन फिर भी कभी कभी हम शॉर्ट ट्रिक ले सकते हैं, क्योंकि इतने सारे नाम होते हैं, कभी कभी हमारे दिमाग में नहीं रहता। तो बंगाल के साथ चटर्जी को आप मैच करके याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पाली भाषा मुख्यतः इन स्थानों में प्रचलित थी। कहाँ पे थी पाली भाषा? मगध और उज्जैनी में, और साथ में कलिंग और कौशल, इन 4 जगहों पर प्रचलित थी। तो सारे मैं आंसर्स आपको ऑप्शंस नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जो आंसर होगा वही हम देखेंगे, नहीं तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा पेपर में। तो जो चीज़ याद है आती है पेपर में, उसको आंसर को आप उसी तरह याद कर लीजिए। पाली भाषा मुख्यतः इन स्थानों में प्रचलित थी। कहाँ कहाँ पर? मगध, उज्जैनी, कलिंग, कौशल। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी याद कर सकते हैं। पाली भाषा के मुख्य स्थान कहाँ पे थे, कहाँ पे वो प्रचलित थी? मगध, उज्जैनी, कलिंग और कौशल में। तो ए वाले भी दोनों ऑप्शन सही हैं, बी वाले भी क्वेश्चन सेकंड वाले भी ऑप्शन सही हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर मैं 2-3 बार रिपीट कर रही हूँ तो सिर्फ आपके लिए ही कर रही हूँ, जिससे कि आपको ढंग से क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और आंसर्स भी समझ में आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर है 45, शोरसेनी नाटकों में गद्य भाग की भाषा थी। यह विचार किसका है? ये किसने कहा था कि शोरसेनी नाटकों में गद्य भाग की भाषा थी? तो शोरसेनी नाटकों में गद्य भाग की भाषा थी, यह विचार किसका है? ये विचार है जॉर्ज ग्रियर्सन का, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बहुत सारे वो हैं सेंटेंसेस जो उन्होंने कथन कहे हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके कथनों को बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी अपना एग्ज़ाम यूजीसी नेट का क्वालिफाई किया हुआ है। तो छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो हमें इसके आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हुआ? शोरसेनी नाटकों में गद्य भाग की भाषा थी। ये किसने कहा था? ये कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ है। इस कथन से सहमति कौन रखते थे? देखो, सहमति रखी गई है, ये नहीं कहा गया कि किसका कथन है, ये कहा गया कि इस कथन में सहमत कौन थे। ठीक है, तो उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ है। इस कथन से सहमति कौन रखते थे? वो थे राहुल सांस्कृत्यायन। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राहुल सांस्कृत्यायन।
क्वेश्चन नंबर है 47। निम्नलिखित रचनाओं में से किसका संबंध शोरसेनी प्राकृतिक से है? कौन सी ऐसी रचनाएं थी जो शोरसेनी प्राकृतिक में लिखी गई थी? वो लिखी गई थी सेकंड नंबर जैन साहित्य और फोर्थ नंबर आनंद सुंदरी। तो जैन साहित्य और आनंद सुंदरी शोरसेनी प्राकृतिक में रचनाएं लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इट मीन्स 2 and 4 बोथ। क्वेश्चन नंबर 48 है मैचिंग का। सूची 1 में बोलियां दी गई हैं और सूची 2 में क्षेत्र दिए गए हैं कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो बांगरू बोली जाती है रोहतक में, और भोजपुरी बोली जाती है छपरा में, कुमाऊनी बोली जाती है अल्मोड़ा में, और खड़ी बोली बोली जाती है मेरठ में। तो हमारी मैचिंग हो गई 5 4 3 2। एक बार फिर से बता देती हूँ। बांगरू, रोहतक, भोजपुरी, छपरा, कुमाऊनी, अल्मोड़ा और खड़ी बोली मेरठ। ठीक है, इसकी मैचिंग अभी के भी लर्न कर लीजिए अगर आपको लर्न नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डी में हमने दे रखा है 5 4 3 2, तो डी इज का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है मेरठ में मागधी से संबंधित कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। मागधी प्राचीन काल से दक्षिण बिहार मगध में प्रचलित थी। तो दक्षिण बिहार मगध में प्रचलित थी। ध्यान रखिएगा, मागधी मगध के मध्यवर्ती क्षेत्र में तो अर्ध मागधी प्रचलित थी, जो मैंने पिछली बार आपको बताया था। और जो मगध के दक्षिण बिहार है ना, मगध दक्षिण बिहार में मगध है, वहाँ पे मागधी प्रचलित थी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा जाए कि मगध के मध्यवर्ती क्षेत्र में कौन सी प्रचलित थी तो अर्धमागधी, लेकिन दक्षिण बिहार मगध में प्रचलित कौन सी बोली थी वो थी मागधी। ठीक है, ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर ये इसका पार्ट 2 है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने धर्मोपदेश मागधी में दिए थे। नहीं, मागधी में नहीं दिए थे, इन्होंने आगम में दिए थे, इसलिए ये रॉन्ग है। थर्ड है अश्व घोष के नाटकों में मागधी का प्राचीनतम रूप मिलता है। ये बात सही है। और रह के स्थान पर लय और श के स्थान पर शलगम वाले श का उच्चारण मागधी प्राकृतिक की प्रमुख विशेषता है। ये बात भी सही है। ठीक है, क्योंकि हमने जब मागधी वाले पोर्शन में इसे पढ़ा था कि र के स्थान पर ल और श और श के स्थान पर शलगम वाले श का उच्चारण किया जाता है। ये बात भी सही है। तो हमारे कौन सा आंसर होगा इसका? हमारा फर्स्ट पार्ट भी ठीक है, थर्ड भी और फोर्थ भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 50 है। आयो गोष्ठ बड़ो व्यापारी लादी खेप ज्ञान योग की ब्रज में आनी उतारी। उक्त पंक्तियाँ किस बोली में लिखी गई हैं? तो ये बोली लिखी गई है ब्रज भाषा में ये पंक्तियाँ, क्योंकि ध्यान रखिएगा जो ब्रज भाषा है और अवधि है, इसमें ना साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया है। तो जो ज़्यादातर हमेशा नहीं, ज़्यादातर जो ये आती है ना पंक्तियाँ, ये ब्रज भाषा या अवधि से आती हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि अगर ये चारों ऑप्शन देख लेना अच्छी तरीके से, और उसके बाद देख लीजिएगा तो ब्रज भाषा और अवधि की थोड़ी थोड़ी सी पंक्तियाँ हम देख के चलिएगा कि ब्रज भाषा किस टाइप की थी और अवधि कैसे थी, तभी आप इसे पहचान पाओगे। ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा साहित्य है। तो थोड़ा सा ब्रज भाषा की पोर्शन पढ़ के देख लेना, थोड़ा सा अवधि का, जिससे कि आपको इनकी पहचान हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है बी ब्रज भाषा। 51 क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सी रचनाएं अपभ्रंश काल की हैं? तो णय कुमार चरियु और भवि सयत कथा भवि सयत कहा, ये जो है धनपाल ने लिखी थी। तो ये दोनों हमारी जो रचनाएं हैं ये अपभ्रंश काल की हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 and 4, यानी कि डी 51 का राइट आंसर है। 52 है शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई भाषाएं हैं राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती। ठीक है, इनमें से जो दी गई हैं भाषाएं उसमें से 3 आती हैं, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती, जो शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है 2 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित से कौन से युग में सही हैं? कौन से सही हैं वो देखना है। तो लहंदा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, पाली मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, और मध्य पहाड़ी भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हैं। तो जो हमने सारी प्राकृतिक पाली और संस्कृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा अपभ्रंश वाला जो पोर्शन किया है, आप उसे एक बार ढंग से देख लीजिएगा, तो इसमें आपको सबके आंसर्स मिल जाएंगे
तो लहंदा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, पाली मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और मध्य पहाड़ी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। तो इसका राइट आंसर है 1, 3 एंड 4। इट मीन्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो जो हमारे पास ऑप्शन है उनके हिसाब से कालक्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले थी संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें से जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इनमें सबसे पुरानी है भाषा संस्कृत, फिर आई थी पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 55 है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें कालक्रम के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। पहले ऋग्वेद लिखे गए थे, फिर त्रिपिटक, फिर प्राकृतिक प्रकाश, फिर जैन ग्रंथ आगम। मीन्स ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, साहित्य रचना के आधार पर कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं या बोलियों का सही अनुक्रम क्या है, कि किन भाषाओं या बोलियों में साहित्य रचना के अनुसार उनका कालक्रम के हिसाब से उनको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले साहित्य रचना हुई थी अपभ्रंश में इन ऑप्शंस के हिसाब से, फिर हुई थी ब्रजभाषा में, फिर अवधि में, फिर खड़ी बोली में। ठीक है, तो हमें पता है कि प्राकृतिक थी, फिर पहले संस्कृत थी, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर और सारी भाषाएं थी। तो उसमें ब्रजभाषा पहले थी, फिर उसके बाद अवधि थी, फिर खड़ी बोली थी। तो बी इसका राइट आंसर होगा। तो सही सीक्वेंस फिर से बता देती हूँ, अपभ्रंश, ब्रजभाषा, अवधि और खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है पे बात करना है, जो सही है उनको टिक नहीं करना है। तो स्वयंभू अपभ्रंश में रचना लिखा करते थे, मोगलान पाली में, सूरदास ब्रजभाषा में लिखा करते थे, जयशंकर प्रसाद अवधि में नहीं लिखते थे, वो खड़ी बोली अन्य भाषाओं में लिखा करते थे। तो जयशंकर प्रसाद के साथ अवधि ये युग्म सही नहीं है, तो सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें मैचिंग करनी है। एक सूची 1 में आधुनिक भाषा दे रखी है और सूची 2 में क्षेत्रीय स्वरूप दे रखा है। तो मैचिंग कर लेते हैं। असमिया के साथ है मागधी, राजस्थानी के साथ है शोरसेनी, लहंदा के साथ है ब्राह्मण पैशाची और पूर्वी हिंदी के साथ है अर्धमागधी। ठीक है, तो इसमें से 2 या 3 भी आपको याद होंगे तो आपका मैचिंग सही हो जाता है। कोशिश तो कीजिएगा आप सभी कुछ लर्न करो, लेकिन बाय चांस पेपर में भूल जाते हैं। तो 2 भी अगर आपकी मैचिंग हो रही है, जो आपको बिल्कुल श्योर हो, सबसे पहले आप उसे फाइंड कर लीजिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा उसके हिसाब से मैचिंग। जैसे हमें पता है कि असमिया मागधी के साथ है 3rd नंबर। ठीक है, तो असमिया पहला 3rd के साथ है ये, तो ए जब 3rd के साथ है तो हमें ये श्योर हो जाता है कि भाई ये पहला हमारा सही है। अगर आप श्योर हो अपनी बात पर तो ये वाला राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी किसी को सिर्फ एक ही पता होते हैं तब भी राइट आंसर मिल सकता है। और सेकेंड है राजस्थानी के साथ शोरसेनी 4th नंबर, लहंदा है ब्राह्मण पैशाची के साथ और पूर्वी हिंदी है अर्धमागधी के साथ। तो सही क्रम हो गया हमारा 3, 4, 1, 5। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तब की बात है जब आपको सारी लर्न नहीं हो। कोशिश तो करना कि पूरी ही लर्न करके जाओ, जिसमें कि सब पूरे में ही श्योर रहो। कभी कभी तुक्का फिट नहीं होता है, ये तो चांस की बात है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए 59, इसमें भी मैचिंग है। सूची 1 में दे रखे हैं कवि और साहित्यकार, और सूची 2 में दे रखी है उनकी रचनाएं। तो हमें मैचिंग करनी है। तो रुद्रदास के साथ आएगी चंद्रलेखा, विशाख दत्त के साथ है मुद्रा राक्षस, अब्दुल रहमान के साथ है संदेश रासक, और धनपाल के साथ है भविष्यत कहा। ओके, तो ये हमने अपने वीडियो में पढ़ रखी हैं, सारी रचनाएं मैंने आपको पढ़ाई थी। तो हमारा पहले के साथ हो गया 3rd। ठीक है, अब देखो, अब इसमें देखो, इसमें 3rd, इसमें बी में भी दे रखा है, डी में भी दे रखा है। इसलिए मैंने कहा है कि हर जगह तुक्का नहीं लगता है। तुक्का लगाने के लिए भी कभी कभी मैचिंग सही होगी तभी तुक्का लगेगा, अदरवाइज़ नहीं लगेगा। तो कोशिश कीजिएगा आप लर्न करके जाओ। तो रुद्रदास के साथ था चंद्रलेखा। ठीक है, 3rd। विशाख दत्त के साथ है मुद्रा राक्षस मतलब 4th। अब्दुल रहमान के साथ है 1st संदेश रासक, और धनपाल के साथ है भविष्यत कहा मीन्स 2। तो 3, 4, 1, 2 ये राइट आंसर है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें भी मैचिंग करनी है। पेपर में मैचिंग सबसे ज़्यादा आती है, ध्यान रखिएगा। तो मैचिंग के लिए आपको बहुत अच्छे से जो भी भाषाएं हैं या रचनाएं हैं उनकी मैचिंग पता होनी चाहिए। तो सूची 1 में काव्य भाषा दे रखी है और सूची 2 में रचनाएं दे रखी हैं। तो अपभ्रंश में लिखी गई थी श्रावकाचार। ठीक है, लौकिक साहित्य में लिखी गई थी महाभारत, खड़ी बोली में लिखा गया था कामायनी,
बहुत जयशंकर प्रसाद की बहुत फेमस रचना है ये, बहुत ही जो उन्होंने ये लिखा है कामायनी रचना जो उनकी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये खड़ी बोली में लिखा गया है। उससे ऊपर वाले क्वेश्चन में था ना सही युग में क्या था कि उसमें दे रखा था जयशंकर प्रसाद के साथ अवधि नहीं, अगर अवधि नहीं है उनके साथ है खड़ी बोली, क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने अपनी रचना खड़ी बोली में की थी। ठीक है, और ब्रज भाषा के साथ है सुजान सागर। तो फर्स्ट के साथ हो गया 5th, बी के साथ हो गया 1, 4th के साथ 3rd के साथ हो गया 4th और डी के साथ हो गया 3rd। ओके, एक बार फिर से बता देती हूँ। अपभ्रंश में लिखा गया है शावकाचार, लौकिक संस्कृत में लिखा गया है महाभारत, खड़ी बोली में लिखा गया है कामायनी और ब्रज भाषा में लिखा गया है सुजान सागर। तो 5143 मीन्स ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी कभी कभी बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है, अटक जाते हैं कई बार बोलते बोलते। ठीक है, या कई वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सही नहीं निकलती है, तो उसके लिए सॉरी। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोस नॉर्मली रात के 10 बजे का शेड्यूल डाल दूँगी मैं वीडियोस में, जिससे कि आपको पूरे दिन वेट ना करनी पड़े, सही 10 बजे आपके पास वीडियो अपलोड